अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की उर्दू को और उसकी गज़ल नंबर 3 को, क्योंकि ऑलरेडी हम गज़ल नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं और उसकी तशरीह मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। सो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गम है या खुशी है तू। नासिर काज़मी की ये बेसिकली पोइट्री है, ठीक है, और इनका जो दीवान है उसमें से ये ली गई है, ठीक है। इसकी एक एक जो है वो हम लोग शेर को की तशरीह करेंगे, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देखेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने पहली और दूसरी तशरीह जो है वो कर दी है, उसकी जितने भी शेर हैं, ठीक है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन उर्दू क्लास 9th के अंदर प्लेलिस्ट है, आप जाकर वो देख सकते हैं। सबसे पहला इसका जो शेर है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। आप लोगों ने ये गज़ल बेसिकली सुनी भी होगी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने ये गज़ल की फॉर्म में, कवाली की फॉर्म में इसको गाया भी हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर बेसिक जो जिस्ट है वो क्या है और शायर इसमें क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले है जी पहला शेर नंबर 1, ठीक है जी। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो इसकी ज़िंदगी में गम का बायस है या खुशी का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि महबूब ही इसी की पूरी ज़िंदगी है। शायर की ज़िंदगी का हर रंग, हर एहसास और हर खुशी खुशी और गम महबूब से वाबस्ता है। तो बेसिकली इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर चीज़ जो है शायर की वो अपने महबूब से मुंसलिक है, चाहे वो खुशी हो या गम हो। शायर अपनी हर चीज़ महबूब के साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। शायर कहता है कि जब ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ और मुसीबतें आती हैं तो इसे ऐसे सख्त वक्त में महबूब ही इसके लिए सुकून और इत्मीनान का ज़रिया बनता है। महबूब की मौजूदगी हर तकलीफ़ को आसानी में बदल देती है। तो जब भी मुश्किलात या परेशानियाँ आती हैं, आफतें जो होती हैं, उसको परेशानियाँ का मतलब इसका मीनिंग होता है। तो जो सुकून की घड़ी होती है वो तभी होती है जब महबूब से मुलाकात होती है, ठीक है। और महबूब जब मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म कर देती है। शेर नंबर 3 है, मेरी रात का चिराग मेरी नींद भी है तू। शायर महबूब को अपनी तारीक रातों का चिराग करार देता है, यानी वो इसकी ज़िंदगी में रोशनी और उम्मीद पैदा करता है। साथ ही वो कहता है कि मेरी पुरसकून नींद तुम ही हो, यानी मेरी राहत, सुकून और इत्मीनान का सबब भी महबूब है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो शायर अपने महबूब के साथ मुंसलिक कर देता है, चाहे वो गम हो, तारीक रात हो, उसमें उजाला जो है वो महबूब है। मुश्किलात के अंदर आसानियाँ महबूब है, ठीक है। गम और खुशी हो तो उसके अंदर भी महबूब जो है वो हर दम उसके साथ मौजूद है। शेर नंबर 4 है, मैं ख़िज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। मतलब शायर अपने आप की जो हालत है उसको उदास शामों से, ख़िज़ां से तशबीह देते हैं, जिसके अंदर बहुत वीरानी होती है, गम होता है, ठीक है। जबकि जो महबूब है उसके लिए बहार है, ठीक है, बहार के चेहरे की मानिंद है, जो खुशी, ताज़गी और खूबसूरती और ज़िंदगी की इलामत है। शायर अपनी उदासी और महबूब की शराबी का खूबसूरती का तकाबुल पेश करते हैं, ठीक है। उसको बता रहे हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़िज़ां से भरी हुई है, दुख मलामत से भरी हुई है, लेकिन महबूब मेरे लिए ज़िंदगी में बहार की रुत ले आता है। दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तो, ठीक है। बेसिकली शायर इस शेर में कहना चाहते हैं कि दोस्तों की महफिल में अगर मोहब्बत, खलूस और दोस्ती कायम है तो इसकी असल वजह महबूब है। महबूब की मौजूदगी सबके दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखती है और मोहब्बत को फ़रोग देती है, ठीक है। तो शायर के अकॉर्डिंग ज़िंदगी में कुछ भी उसने हासिल किया है, दुख है, तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, ख़ज़ा हैं, तो वो उस सब में जो पॉजिटिव चीज़ आ रही है वो महबूब की है। महबूब उसके साथ मौजूद है तो हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। दोस्तों के दरमियान जो है दोस्ती की जो वजह है वो भी महबूब ही है। महबूब नहीं, उसकी दोस्ती जो कायम है वो महबूब की वजह से। मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तो, शायर कहता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी में अगर कोई कमी है तो वो सिर्फ तुम्हारी है। अगर महबूब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो मेरी ज़िंदगी हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है जी। इट इज़ क्वाइट ईजी। मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। शायर कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी शख्सियत, हालात और जज्बात बदल गए हैं, लेकिन महबूब आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। इस शेर में शायर वक्त, असरात और महबूब की मुस्तकिल मिजाजी को बयान किया गया है, ठीक है, कि मैं वैसे का वैसा ही हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कमी है वो महबूब है, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो नहीं है मौजूद। नासिर इस दयार में कितना अजनबी है तू। अब आखिरी शेर में वो ये बता रहे हैं कि वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया या इस माशरे में तुम खुद को कितना अजनबी और तन्हा महसूस करते हो। तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझने वाला शायद कोई नहीं, इसीलिए तुम इस माहौल में बेगानगी का शिकार हो, अकेलेपन का, अजनबियत का शिकार हो, ठीक है जी।
تو اس کا مرکزی خیال اگر دیکھیں تو اس غزل میں شاعر نے محبوب سے اپنی گہری وابستگی، محبت، تنہائی، محرومی اور امید، سکون اور زندگی کے مختلف جذبات کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ ہر شعر میں محبوب کی امید اور شاعر کی قلبی کیفیت نمایاں ہوتی ہے کہ بھئی اس کی اپنی دلی جو وابستگی ہے محبوب کے ساتھ، چاہے وہ مشکل حالات ہوں، اداس شامیں ہوں، خزاں کے موسم ہوں، یا پھر کوئی ایسی محفل ہو، ہر چیز میں محبوب کے ساتھ وابستگی انہوں نے شو کی ہے، لیکن آخر میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پھر بھی اس سارے دیار میں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، شاعر کے ساتھ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور اس چیز کا انہوں نے اس تنہائی کا ذکر کیا کہ کتنا اجنبی ہوں میں، نہ صرف اس دیار میں، اس پورے ماحول میں، اس پورے علاقے میں وہ کتنا اجنبی ہے، محبوب کے ساتھ دلی وابستگی ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی میں نے اس کے اندر کافی شارٹ فارم میں سمری بتائی ہے۔ بیسیکلی سمری کو لکھ کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ وہی سمری کو کاپی کرنا ہے، وہی تشریح کو کاپی کرنا ہے اور اپنے بکس پہ لکھ لینا ہے، بلکہ اس کی میجر جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اس کی تھیم ہوتی ہے، وہ سمجھنا میجر چیز ہے، کیونکہ لکھ تو ہم لوگ خود بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو لینگویج ہے، آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک دفعہ سمجھ آئی بھی ہو، اس کا کانسیپٹ سمجھ آیا ہو، تو آپ ایزیلی خود بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ حوالے کے اشعار جو ہیں وہ بھی میں آپ کو مینشن کر دوں گی، ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر کے اندر کہ کون کون سے حوالے کے اشعار آپ کو آلموسٹ 20 30 یا 40 کے قریب آپ کو حوالے کے اشعار آنے چاہیے جو ہر سچویشن کے اوپر بیٹھ رہے ہوں، تو آپ اس کو ایزیلی انکارپوریٹ کر دیں اپنے شعر کے اندر۔ شارٹ سمری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ لکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایڈیشن بھی کریں گے کہ کیا کیا اس کے اندر شعر جو ہے وہ شاعر جو ہے شعر کے اندر بتانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اینڈ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، کیپ سپورٹنگ، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی جو اگلی غزل ہے، غزل نمبر 4، وہ بھی میں ایز سون ایز پاسبل اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ سو کیپ سپورٹنگ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔